Okay, Assalamu alaikum. So it's MCQ's discussion. The content is BSc Chapter 1 Vectors, which you can take it from HRK or Kaleem Akhtar. Okay, so it will be straightforward discussion. First, it's about vectors. तो आपको सिंपली पता है कि vectors क्या होते हैं. Something with magnitude and direction. अगर डायरेक्शन ना हो तो इन वेक्टर्स को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते. इसके साथ एक तीसरी चीज यूज होती है विच इज हेड टू टेल रूल. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हैं लेकिन हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करती, वो वेक्टर्स नहीं होंगे. सो वेक्टर की पूरी तारीफ ये है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट आल्सो फॉलोज एन हेड टू टेल रूल. और इसमें हम एग्जांपल जो दे सकते हैं इस पूरी एग्जांपल को कवर करने के लिए, दैट इज करंट एंड प्रेशर. अब करंट हमें पता है कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन होती है या कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है. प्रेशर विच इज रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स, बट स्टिल ये स्केलर्स हैं. करंट एंड प्रेशर आर स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि ये हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करते. दो ये डायरेक्शन रखते हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन है, प्रेशर की डायरेक्शन है. करंट की इनफैक्ट हमारी डिस्कशन यही होती है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है या कन्वेंशनल है, और उसमें चार्जेस क्या है, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन. इसके अलावा जो है वेक्टर जो हैं वो हैं फोर्स, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा. सो एक वेक्टर ये सिर्फ ये स्केलर पार्ट है, जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस डेफिनेशन. ओके, जो वेक्टर है उसको हम लिखते कैसे हैं. आपके पास एक वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगी जैसे कि बताया गया है तारीफ के हिसाब से, और साथ इसकी डायरेक्शन. और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर के लिए हम दिस साइन रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. ओके, सो यहाँ से आप यूनिट वेक्टर की तारीफ कर सकते हैं कि ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाए. सो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड. तो अगर आपके पास एक वेक्टर दिया गया और आपने उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, उन दोनों को आप तकसीम करेंगे तो उससे यूनिट वेक्टर निकल आएगा. फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर है 4i+3j, और आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्केयर, तो दैट विल बी 25 एंड इट इज इक्वल टू 5. सो मैग्नीट्यूड को इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात. सो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई 5, आपके पास वेक्टर है दिस, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 4i+3j डिवाइडेड बाय 5. सो ये यूनिट वेक्टर आपने मालूम कर लिया बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. इसी तरह अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है जैसे यही, और इसका आपको एंगल कहा जाए मालूम करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स. ए वाई यहाँ पे 3 है, ए एक्स यहाँ पे 4 है. सो यहाँ से आपके पास थीटा एंगल मिल जाएगा जो कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा. सो दिस इज वेक्टर एंड दिस इज एंगल विच इट मेड विद एक्स एक्सिस. अब आपको पता है कि ये कंपोनेंट ए एक्स होता है और ये कंपोनेंट ए वाई होता है. ए वाई कंपोनेंट साइन थीटा के साथ आता है और ए एक्स कंपोनेंट ए कोस थीटा के साथ आता है. इसी तरह आप एंगल्स पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं एंड ऑल द स्टफ विच कैन बी डन हियर. एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम दिस वेक्टर स्टफ इज a very important formula जो कि यूजुअली बुक्स पे नहीं मिलता. दैट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, जिसे आप रिजल्टेंट कह सकते हैं, और जिसमें आपको दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं. सो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू एफ एक्स या f1 स्केयर प्लस f2 स्केयर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा. आपको अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड पता है और उसके दरमियान एंगल पता है, तो ये जनरल फॉर्मूला रिजल्टेंट का, जिससे आप किसी भी तरह के वेक्टर्स के लिए उसके लिए मालूम कर सकते हैं. इसी की सब टाइप आती है जो हमारा रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें कोस 90 डिग्री होता है, यानी इसके सब टाइप्स बन सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90, तो क्या होगा, कोस 90 0 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 स्केयर, या इसको अगर आप उस क्रम में लिखना चाहें जिससे हम लिखते हैं ax स्केयर प्लस ay स्केयर, या rx स्केयर प्लस ry स्केयर, तो ये वही फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं। इसी तरह अगर थीटा 0 डिग्री आ जाए तो 0 पे क्या होगा, कोस 0 1, और f1 स्केयर प्लस f2 स्केयर प्लस 2f1 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा f1 प्लस f2 का, लेट्स टेक x एंड y। तो ये आपका यहाँ से सिंपली सम हो जाएगा अगर थीटा 180 डिग्री हो। यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, तो कोस 180 क्या होता है, -1, तो सेम वही फॉर्मूला बनेगा लेकिन इस दफा बनेगा वो माइनस का, इसको हम ax कह रहे हैं तो मैं इसको ये कह रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट इजी। तो अब ये जो आपके पास जीरो है ये आर मैक्स कहलाता है और ये आपके पास आर मीन कहलाता है। तो बाजू का तो एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें सिर्फ आपको कंपोनेंट्स दिए जाते हैं और रिजल्टेंट पूछी जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता एंगल क्या है। तो आप फिर उस वक्त ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की हो सकती है वो ए एक्स प्लस ए वाई है, और मिनिमम जो है ए एक्स माइनस ए वाई, और जो भी वैल्यू होगी वो इसके दरमियान होगी। आर मीन और आर मैक्स के दरमियान कोई वैल्यू होगी, इसके अलावा वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, if two vectors having magnitude of 2 and 5 Newton, what are the possible values for resultant? Option A 1, option B 9, option C 7, option D 11। अब उसने आपको एंगल नहीं बताया, उसने सिर्फ दो वेक्टर्स बताए हैं जिनकी मैग्नीट्यूड बताई गई और आपसे कहा गया कि रिजल्टेंट गैस करें। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो दोनों का सम हो सकता है और मिनिमम वैल्यू उसका डिफरेंस हो सकता है, और बाकी हर वैल्यू इसके दरमियान होगी। सो 5 प्लस 2 7, 5 माइनस 2 3, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो 3 और 7 के दरमियान आएगी, और 3 और 7 के दरमियान देखें तो सिर्फ एक वैल्यू आ रही है और वो 7 है। सो सी इज आंसर फॉर दिस। सो दिस इज हाउ we can make an quick MCQs from here. Okay, so this concludes the resultant part and basic vectors introduction. Then we have question 2, basically ये question number जो आपके कलीम अख्तर की बुक के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन 2 इज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जैसे कि नाम से वाज़ेह है, ये सिंपल एंगल्स हैं और कोस के साथ है। एंगल्स जो कि डायरेक्शंस को शो करते हैं, और अगर हम उसको ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोस तो ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली आपका फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एक्स ओवर आर, ये वाई ओवर आर, और ये z ओवर आर। एंड देन क्वेश्चन इज व्हाट इज r? r इज बेसिकली मैग्नीट्यूड x square plus y square plus z square. So this is how you can determine these direction cosines। इनको बाजू का l m n भी कह सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज एक लास्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि cos square plus cos square बीटा plus cos square gamma is equal to 1 होता है। So the sum of squares of all the direction cosines is equal to 1. So it's like many other formulas you have read। तो ये जाहिर बात आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो डायरेक्शन को साइंस में से सिर्फ मेन आपको डायरेक्शन को साइंस के फॉर्मूलास और डायरेक्शन को साइंस की ये प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, बाकी आपके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा चीज कोई जरूरी नहीं है। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 1 किया दैट इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने वेक्टर्स की एक तारीफ पढ़ी जो कि हमारी बुक्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तक बताई जाती है। उसको हमने हेड टू टेल रूल के साथ देखा, और देखा कि क्यों है, क्योंकि अदरवाइज करंट और प्रेशर वेक्टर होने चाहिए लेकिन वो स्केलर है। उधर से हमने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया, एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर का सोल्व किया, कंपोनेंट्स को देखा, और रिजल्टेंट वेक्टर का एक जनरल फॉर्मूला देखा जिसकी बेस पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाया और उसके मुतल्लिक एक क्वेश्चन देखा। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3 विच इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
कोई भी प्रॉब्लम जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री हो, और इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल हमारी अर्थ है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपके लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा बेहतर होंगे एज कंपेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के निस्बत स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्रेफर करते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली आपके पास क्या आता है, एक रेडियस जिसको आर या रो से लिख सकते हैं, देन वी हैव थीटा एंड देन वी हैव फाई। जो थीटा यहाँ पे पोलर एंगल कहलाता है और फाई यहाँ पे एजीमुथ एंगल कहलाता है। और बेसिक क्वेश्चन जो आपकी इस बुक में है उससे मुराद ये है कि हम इन दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं। कार्टेशियन, कार्टेशियन क्या है, एक्स वाई जी, और जो आपके एजीमुथ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो है रेडियस, जो कि बेसिकली वेक्टर की लेंथ होगी। पोलर एंगल कि आप उसको कितना रोटेट कर सकते हैं इन अ प्लेन, एंड एजीमुथ एंगल कि आप उसको कितना रोटेट कर सकते हैं इन स्पेस। सो अगर हम इसकी कंपैरिजन देखें तो जस्ट ये वो वैसे ही है जैसे आप आम हालात में करते हैं कि एक्स का क्या होता है, आर कोस थीटा, और वाई क्या होता है, आर साइन थीटा। तो ये सिंपली वही है। अब जो हमने इस स्पेस एंगल को, एजीमुथ एंगल को इंक्लूड करना है, वो फिर यहाँ पे आएगा, वो हमेशा साइन लिया जाता है जो इफेक्टिव कंपोनेंट उसका होता है, और इसके लिए कोस लिया जाता है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कि एक्स वाई जी से अगर आपने आर थीटा फाई में ट्रांसफॉर्म होना है तो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह हो सकते हैं। इसमें एक एमसीक्यूज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आपने खुद सर्च करना है, क्योंकि बहुत मजे का एमसीक्यूज है, एंड आई गिव इट एज अ एक्टिविटी कि आर थीटा और फाई, इनकी डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन और रेंज कह लें। मकसद कि आर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है, और फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। आर की हर वैल्यू नहीं हो सकती, थीटा की हर वैल्यू नहीं हो सकती, फाई की हर वैल्यू नहीं हो सकती। इट्स लाइक कि जीरो से लेके टू पाई तक या जीरो से लेके पाई तक, वो जब आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर थोड़ा सा पढ़ने को भी मिलेगा, और थोड़ा सा आप मजीद आंसर भी इसका मिल जाएगा जो कि आपके टेस्ट में जरूर क्वेश्चन होगा। सो होपफुली आप उसे पहले से देख चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्वेश्चन, स्केलर व्हेन वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हम एफएससी में भी पढ़ चुके हैं और 12 दफा पढ़ चुके हैं। सो इसलिए इसकी हम क्विक रिवीजन देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट सबसे पहले देख लेते हैं। सो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, कि अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए, मतलब कोई डायरेक्शन आए, कोस थीटा, इसी तरह मैं अगर वेक्टर भी लिख दूं यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये साइन और कोस नहीं बता रहा कि ये वेक्टर या स्केलर है। इसके साथ जो एन यूनिट वेक्टर है वो इसे वेक्टर बनाता है, क्योंकि वेक्टर की क्या तारीफ है, अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड है, जैसे कि ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली इसे वेक्टर बना रहा है, कोस और साइन नहीं बना रहा। तो कोस इधर क्यों है, कोस इसलिए है क्योंकि आपका जो स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो है प्रोजेक्शन की, कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, एक वेक्टर के क्रॉस दूसरे की प्रोजेक्शन मालूम कर रहे होते हैं। सो इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन के लिए कोस थीटा आता है। जबकि इसमें अगर आप बात करें साइन थीटा क्यों आता है, क्योंकि हम राइट हैंड रूल लगाते हैं मालूम करने के लिए एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि क्या आती है, लॉन्ग आपके थर्ड प्लेन बनती है, और वो आपका साइन कंपोनेंट बनता है। सो इसलिए यहाँ पे साइन है, तो ये कोस और साइन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन या रीजन कह सकते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स होती हैं वर्क विच इज एफ डॉट डी या एफ टी कोस थीटा, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि सिर्फ वो फोर्स या वो डिस्प्लेसमेंट आपका काउंट होता है जो कि अलोंग द
डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर हो। तो अगर यानी फोर्स है और ये डी है तो डी कोस थीटा आपका इफेक्टिव होगा, डी साइन थीटा इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टार्क है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ which can be written as rf sin theta any unit vector. Then we can write angular momentum L is equal to r cross p and so on. Lot of other examples can be given here. Okay, so next the main thing जिसमें आप इसे कंपैरेटिवली भी डिस्कस कर सकते हैं, दे आर द करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसके लिए सिर्फ आपको मेन चीज जो पता हो वो ये हो, ये जो टेबल हम पढ़ते हैं थीटा के लिए, क्योंकि आगे कई दफा डिस्कस हो चुका है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद होंगी तो आपके लिए करेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन भी इजी होगा और वैसे भी बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। सो फर्स्ट रो इज फॉर साइन एंड सेकंड रो इज फॉर कोस। सो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन जीरो इनफैक्ट देयर इज अ you can remember it. There is a quick method I can share that separately. So sine 0 is 0 and cos 90 is opposite to that 1. इसी तरह ये 1, ये 0 और ये जो है इसका ऑपोजिट नेगेटिव के साथ। तो साइन 0 0 है तो साइन 180 भी 0, क्योंकि नेगेटिव 0 भी एक ही बात है, और कोस 0 1 है तो कोस 180 -1, यानी ये 0 और 0 डिग्री को हम यू कहते हैं पैरेलल, 180 डिग्री को हम कहते हैं एंटी पैरेलल, और 90 डिग्री के लिए हम यूज करते हैं वर्ड परपेंडिकुलर का, नॉर्मल का, ऑर्थोगोनल का, जो भी आपको 3 4 वर्ड यूज होते हैं। ओके, 30 डिग्री इज 1/2, इसका 60 1/2 है, ये √3/2 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, और ये 1/√2, और इसी को अगर आप डिवाइड कर देंगे 10 तो आपके साइन और कोस बन जाएंगे, जो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो काम है वो उससे स्पेसिफिक नहीं है। सो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम कम्यूटेशन को डिस्कस करते हैं, और कम्यूटेशन में ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूं तो ये बी ए कोस थीटा, तो ये बन जाएगा तो बी डॉट ए। सो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूट करता है तो कम्यूटेशन जो है वो स्केलर प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है। लेकिन जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो जब आप उसको रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, तो ये माइनस के साथ आएगा, सो लिहाजा इट डज नॉट कम्यूट। सो ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, कंपैरेटिवली बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ। देन कम्स द एंगल्स, जो भी हमने पढ़े। पैरेलल ले ले पहला केस, पैरेलल से क्या मुराद है, 0 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, सो ए बी। सो आपके पैरेलल केस में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी आपके पास। इसी तरह एंटी पैरेलल ले लें तो अभी हमने देखा कि 0 और 180 में सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू माइनस ए बी। इसी तरह जब हम आएंगे परपेंडिकुलर पे, तो परपेंडिकुलर से मुराद 90 डिग्री है, और आपको पता है कोस 90 0 होता है, तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0, यानी मिनिमम। सो मैक्सिमम और मिनिमम को आप इस टर्म में बता सकते हैं कि मैक्सिमम आपका मैग्नीट्यूड कब आएगी डॉट प्रोडक्ट की, जो वो पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बट विद अ नेगेटिव साइन, एंड 90 डिग्री में आपके पास जब परपेंडिकुलर है तो आपके पास 0 आ जाएगा, यानी मिनिमम आ जाएगा। इसी को हम अप्लाई करते हैं साइन पे, तो साइन में पैरेलल केस में क्या होगा, आपके पास 0 आएगा, 0 बेसिक विद वेक्टर, ये एक जरूरी चीज है क्योंकि ये नल वेक्टर आता है। ठीक है, तो नल वेक्टर, क्योंकि आपका वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे स्केलर लिखते हैं तो गलत होगा। तो अगर आपके पास
पेपर में क्वेश्चन आया है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी option A is 0 and option B is null vector, so you need to go with null vector. 0 is the magnitude of that certain scenario. तो एंटी पैरेलल में भी वही केस होगा, 180 के लिए भी वो 0 है, तो एंटी पैरेलल पे भी यही सेम रूल अप्लाई होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसी तरह तीसरी जगह जब ये आपके पास सेम आंसर आता है वो सेल्फ प्रोडक्ट का केस है। सेल्फ प्रोडक्ट से मुराद सेल्फ ही प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट यानी अपना ही साथ ही। तो अपने साथ जब लेंगे अगेन एंगल 0 है तो आपके पास नल वेक्टर, नल वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। देन कम्स अ परपेंडिकुलर केस फॉर हेयर। तो परपेंडिकुलर तो बेहतरीन है इसके लिए क्योंकि 90 पे 1 होता है, तो लिहाजा इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपकी कब होगी, जब 90 डिग्री होगा। इधर हमने सेल्फ प्रोडक्ट मिस किया तो इधर भी आप सेल्फ प्रोडक्ट कर लें, तो वो आएगा ए स्केयर कोस जीरो 1 है, तो आपके पास ये आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो है यूनिट वेक्टर्स। कि यूनिट वेक्टर्स किस तरह लाइन होते हैं, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आप इससे अगर कंपेयर करें ऊपर वाले सारे केसेस से तो किससे ये मिलता है, ये सेल्फ प्रोडक्ट से मैच करता है। और सेल्फ प्रोडक्ट का मकसद क्या होता है कि उसका आंसर उसी की मैग्नीट्यूड का स्केयर होगा, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये 1 के इक्वल। इसी तरह अगर आप क्रॉस देखें, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये कौन से हैं, आई जे जे के, जिसमें परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, वाई और जी आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर केस बनेगा, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली उसी की ही सब एप्लीकेशन है। इसी तरह जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, कौन सा केस बनेगा, ये सेल्फ प्रोडक्ट वाला, कि सेम, और आंसर आएगा नल वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर्स की, सो 0 ही आएगा। इसी तरह आपका जब आई क्रॉस जे क्या बनेगा, कि आप उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे परपेंडिकुलर केस में, तो वो डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर, सो आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर होगा के, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर होगा आई, एंड के क्रॉस आई के परपेंडिकुलर होगा जे। सो ये इस तरह आप कंपेयर करके इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली आपने देखा है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को, और वो बेसिकली सिर्फ एंगल्स की बेस पे आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है टार्क, जो कि हमने डिस्कस की है, और उसमें बेसिकली आपने सिर्फ फॉर्मूला देखना है, दिस फॉर्मूला टार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा फॉर द फॉर्मूला। इन अ सेंस टार कब 0 हो सकता है, जब आर 0 हो, एफ 0 हो। टार किसके एनालोगस है, तो ये ट्रांसलेशनल फोर्स के। तो ये बुक्स में जब आप बुक में आप जब रीडिंग करेंगे तो ये चीजें आपकी वहां पे साथ कवर हो जाएंगी। ओके, देन वी हैव स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि ऐसा चीज जिसमें स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो। तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बेसिकली मुराद है कि आपका स्केलर और वेक्टर दोनों हो। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आप उसे लिखेंगे ए डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ज़ाहिर सिंपली कि बी क्रॉस सी पहले आप मालूम कर लेंगे, आई जे के बी के कंपोनेंट्स, और जो भी इसका आंसर आएगा उसका फिर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए के कंपोनेंट के साथ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। तो इससे यानी सिंपली ये सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आपको चीज़ नहीं है जो कि आपके लिए मुश्किल पैदा करे। और अगर आप रिकॉल करें, पीछे हम डिस्कस कर सकते थे कि बी क्रॉस सी क्या होता है, बेसिकली एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज़ हम एफएससी में डिस्कस करते हैं कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो वो एरिया आता है।
और अगर उसी को आप डॉट प्रोडक्ट ले लें एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो एक डॉट बी क्रॉस सी बेसिकली एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम है। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये डॉट बी क्रॉस सी इज बेसिकली द वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम कहा जाता है, मालूम करें, तीन वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, तो आपने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। देन कम्स द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, देन कम्स द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दोनों आपके साथ वेक्टर्स हैं और साथ आपका क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वल टू होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। और इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगाते होते हैं कि इफ दिस इज अ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज अ सेकंड एंड दिस इज अ थर्ड, तो आप इसको लिख सकते हैं 132 माइनस 123। और जो पहले दो आएंगे वो डॉट के साथ आएंगे, और जो तीसरा आएगा वो आपका वैसे ही आएगा। सो ए डॉट सी 1 3 डॉट प्रोडक्ट एंड देन द बी माइनस 1 2 एंड 3। सो ये देखें एफएससी में ऐसी कोई चीज नहीं है। सो ये अगर आप देखें फॉर्मूला के लिहाज से तो ये फॉर्मूला ही सिर्फ आपका एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखें इससे आपके पास क्या आएगा, वेक्टर। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वेक्टर आएगा। जब उसका आप डॉट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्केलर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर है वो स्केलर आता है, इसी वजह से उसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, वेक्टर्स का डॉट लिया स्केलर आया, जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर, ये डॉट लिया स्केलर आया, वेक्टर से मल्टीप्लाई किया वेक्टर, दो वेक्टर्स को माइनस किया तो वेक्टर। तो क्योंकि इसका आंसर आपके पास वेक्टर आता है, सो इस वजह से हम इसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और मेन आपने सिर्फ यहाँ पे इसका ये प्रूव ही करना है कि ये बेसिकली किसके इक्वल है। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में प्री आइडेंटिटी है, एंड दैट इज अगर आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ओके, एंड देन यू हैव सी क्रॉस डी, कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और उस फिर इसका डॉट प्रोडक्ट। आपके पास जो इक्वल आएगा, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी क्रॉस सी। सो दिस इज इक्वालिटी। कि क्या हो रहा है कि पहले का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, दूसरे का चौथे के साथ डॉट प्रोडक्ट विद पॉजिटिव साइन, फिर क्रॉस जैसे हम करते हैं पहला दूसरे से, पहला तीसरे से मल्टीप्लाई, फिर आपने क्रॉस करना है पहले को चौथे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, एंड दिस टाइम इट विल कम विद द नेगेटिव साइन। इसी तरह अगला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम स्केलर और ट्रिपल या डॉट और क्रॉस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों के दरमियान क्रॉस आ जाए, ऊपर डॉट था, अब अगर क्रॉस आ जाए तो फिर आपके पास ये आइडेंटिटी बनेगी ए डॉट बी क्रॉस डी एंड सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इंटू डी। अब इसमें देखें किस तरह इसको याद रखना है कि आपका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा दोनों फॉर्मूलाज में सिवाय डी और सी के। यहां से सी डी इधर आ गया और यहां से सी डी इधर आ गया।
जब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो सेकंड नेगेटिव के साथ है जो कि हमारे पास बन रहा है, और दूसरा इसके साथ है। अब अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ा क्या आता है, स्केलर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर, इसी तरह ये स्केलर वेक्टर, तो जो भी आपका इसका आंसर बनेगा फाइनल वो वेक्टर होगा। तो ये चीज पूछी जा सकती है कि इसका फाइनल आंसर वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो इसी तरह इधर अगर आए तो स्केलर 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 स्केलर, स्केलर को स्केलर से माइनस करेंगे तो स्केलर आएगा। तो ये आपके पास स्केलर आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने से, फॉर्मूला भी नहीं याद, सारे मामला बाद के हैं, सिर्फ यही चीज आपकी एक एमसीक्यू बन सकती है स्केलर और वेक्टर के लिहाज से। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली क्वेश्चन 11, दैट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। तो इसमें ज्यादा कोई करने वाली चीज नहीं है, लाइन इंटीग्रल को आपका पता हो एंड सरफेस इंटीग्रल का पता हो। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है एफ, तो लाइन इंटीग्रल से मुराद है बेसिकली ये जो लाइन है इसकी आप सम करें कि इसका क्या लेंथ बनती है। इंटीग्रल से मुराद बेसिकली सम होता है। और सरफेस की बात करें तो इसके अंडर जो कर्व बनेगी, सरफेस जो ये कवर करेगा, वो सरफेस इंटीग्रल है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं विद लाइन एलिमेंट डी आर इज अलोंग द दिस कर्व, लेट्स सपोज कर्व इज फ्रॉम ए टू बी, तो दिस इज लाइन इंटीग्रल। और इसी को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एरिया करते हैं, एरिया विच इज अपहेल्ड बाय दिस स्टफ, तो वो बन जाता है सरफेस इंटीग्रल। तो डिमेंशनली देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइन एलिमेंट है जिसकी डायमेंशन लेंथ की है, इसकी डायमेंशन एरिया की, और ये फोर्स नहीं है, इट्स अ वेक्टर, जैसा आप ए भी कह सकते हैं। और ये वेक्टर है जिसकी कोई कंपोनेंट्स हैं जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल थिंग। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हिच इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या है कि वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में लिखें, तो दैट इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और वी एक्स क्या होगा डी एक्स ओवर डी टी, और ये होगा डी वाई बाई डी टी, एंड दिस विल बी डी a over dt, where a is a vector having components x and y। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव, तो दैट विल बी axi plus ayj, where ax can be written as dvx over dt or d square x over dt square। इसी तरह that can be written as dy vy over dt और d square y over dt square। सो ये जस्ट कंपोनेंट्स में आपने लिखना है, और कंपोनेंट की बेस पे आप कि इससे मुतल्लिक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, okay, so next is gradient. Gradient is basically, this is known as a nebula operator, and this is equal to partial xi plus partial yj plus partial zk। अब अगर आपके पास कोई वेक्टर है फॉर एग्जांपल a, और आपके पास एक स्केलर फंक्शन है f, ये मैं वेक्टर और स्केलर से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपके दरमियान फर्क वाजे हो। f x y z, it is a scalar field, this is different from vector thing, is it does not have component thing, it's just a scalar। तो अगर आप एक स्केलर का नेबुला ऑपरेटर लेते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। और आप देख सकते हैं जब आप इसका नेबुला ऑपरेटर का स्केलर लेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद आई, देन वाई विद जे, एंड देन जेड विद के, so this will give you a vector quantity। इस बुक के आखिर में इस चैप्टर के एंड पे काफी प्रॉब्लम मौजूद हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं in order to understand gradient। for example, we have a scalar f is equal to 2x square yz,
और आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो दैट डेल एफ विल बी इक्वल टू, so first you will derivate with respect to x, so it will be 4x yz I, then you will derivate with respect to y, that will be 2x z j, and then with respect to z, so that will be k. So this is your gradient. अब ग्रेडियंट बेसिकली हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट से मुराद क्या है कि आपने मालूम करना है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, इन विच डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर स्केलर फील्ड की बात करें, इफ वी हैव अ टेम्परेचर एक्स वाई जी, तो जो उसका ग्रेडियंट होगा वो बेसिकली आपको बताएगा कि किस जगह पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस किस जगह पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है. सो इसलिए आपके पास पॉइंट होंगे, एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, वाई की वैल्यू लेट्स सपोज 0 है, जेड की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है. तो फिर आप उसमें दर्ज करेंगे और वहां से आपके पास एक पॉइंट निकल आएगा विद सम कोऑर्डिनेट कि इस जगह पे आपके इस स्केलर की सबसे ज्यादा चेंज आ रही है. सो ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट टेल्स अस द मैक्सिमम रेट of change in a certain direction. Okay, next comes the divergence, which is basically this nebula operator with a vector. So if you take a dot product of a nebula operator with vector a, that is divergence. और वो क्या होगा? Just write, let me write it. The coordinates dot axi plus ayj plus azk. जब आप इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा? पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल जी. सो दिस इज डाइवर्जेंस. और ये क्या है? कोई आपको इसमें यूनिट वेक्टर्स नजर नहीं आ रहे, तो यूनिट वेक्टर्स ना हो तो वो क्या होता है? स्केलर होता है. इसी तरह जैसे हमने पिछली एग्जांपल ली, आप यहाँ पे डाइवर्जेंस की एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट. तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z. आई जे खत्म डॉट प्रोडक्ट की वजह से. और अगेन इस पे भी आपका कोई पॉइंट हो सकता है, और वो पॉइंट पे क्या बताएगा? बेसिकली आपकी जो डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट्स फ्लक्स, कि आपका कितना फ्लक्स एक सर्टन सिस्टम में आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में है. नेगेटिव फ्लक्स से मुराद होगा कि इनवर्ड, नेगेटिव डाइवर्जेंस से मुराद होगा इनवर्ड फ्लक्स है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस से मुराद होगा आउटवर्ड फ्लक्स है. और जो सम होगा टोटल जो आपका डाइवर्जेंस होगा वो बताएगा कि आपकी ओवरऑल फ्लक्स की सिचुएशन क्या है, कि फ्लक्स सिस्टम से आउटवर्ड जा रहा है या इनवर्ड जा रहा है. और अगर आपके पास डाइवर्जेंस जीरो आ जाए तो इससे मुराद क्या है? कि ओवरऑल सिस्टम का फ्लक्स जीरो है. और ये जो मैंने लिखा है ये बहुत फेमस इक्वेशन है, दिस इज नोन एज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन. और ये क्या कहती है? इट सिग्निफाइज के मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो उससे क्या मुराद है? उससे यही मुराद है कि सिस्टम में किसी भी तरह का आउटवर्ड फ्लक्स इनवर्ड फ्लक्स नहीं है. जो भी फ्लक्स आपका एक तरफ से जनरेट हो रहा है वो दूसरी तरफ से, यानी नॉर्थ से फीड नहीं कर रही है साउथ की तरफ. कोई भी फ्लक्स आपका ऐसा नहीं है जो कि क्लोज ना हो रहा हो. सो जीरो होने से मुराद यही है कि आपका डाइवर्जेंस जीरो होने से मुराद ये है कि सारा जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड इनवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड से आ रहा है. कोई भी आपका क्लो या सिंपली कह सकते हैं क्लोज सर्किट है फ्लक्स के लिहाज से. एंड देन द लास्ट थिंग इज कर्ल. तो देखें हमने पहले क्या किया? स्केलर पे नेबुला ऑपरेटर अप्लाई कर दिया एज इट इज. अब वेक्टर पे अप्लाई किया हमने नेबुला ऑपरेटर विद अ डॉट प्रोडक्ट. और अब अगर हमने वेक्टर पे अप्लाई कर दें नेबुला ऑपरेटर विद अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होगा? आपके पास कर्ल आ जाएगा. और डॉट आपने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगानी है, पहले यूनिट वेक्टर्स, फिर पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, और फिर इसके कंपोनेंट्स. तो ये आपका बन जाएगा एक कर्ल. और कर्ल बेसिकली क्या बताता है? रोटेशनल इफेक्ट. किसी भी सर्किट में रोटेशनल इफेक्ट है कि नहीं. फॉर एग्जांपल एक वायर है और आपको पता है कि वायर में से अगर करंट गुजरा हो तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है. तो आपको डेल क्रॉस भी बेसिकली क्या बताती है?
करंट के बारे में। दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, दिस इज अ सर्टेन पार्ट मिसिंग, लेकिन मेन हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कर्ल जो है डेल क्रॉस बी, वो बेसिकली क्या बताएगा, करंट के, करंट बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, रोटेशन इफेक्ट पैदा कर रही है, और डेल क्रॉस बी जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि देयर इज नो रोटेशन इन दैट certain scenario. So this is its physical significance and और सोल्व आपने कैसे करना है, सिंपली आपने क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना है। अगेन इस पे भी कोई पॉइंट हो सकता है जो आप पुट करेंगे तो उस खास जगह पे आपको रोटेशनल इफेक्ट पता लग जाएगा। ओके, सो दिस इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ दो टॉपिक्स हैं हमारे जो रह गए हैं, जो कि इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। फर्स्ट इज द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, जैसे कि नाम से वाजिया है, इसमें हम डाइवर्जेंस को देखेंगे। तो मैं जैसे इसका अगर फॉर्मूला लिखूं, आपके पास अगर वेक्टर है ए और आप उसका सरफेस इंटेग्रल लेते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस इंटेग्रल, कि सिंपली आपने उस वेक्टर को लाइन एरिया एलिमेंट के साथ इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास सरफेस इंटेग्रल है। इसको अगर आपने वॉल्यूम इंटेग्रल में लेके जाना है, विच इज थ्री इंटेग्रल्स, तो आपको बेसिकली डाइवर्जेंस को यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इफ यू हैव अ वेक्टर विच इज, सरफेस से मुराद है इन 2D, और उसे आप वॉल्यूम या 3D में लेके जाना चाह रहे हैं, तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ डिवर्जेंस, यानी उसी वेक्टर की आप डिवर्जेंस ले लें, और जो आपके पास आंसर आएगा उसका आप वॉल्यूम इंटेग्रल ले लें। वॉल्यूम इंटेग्रल को हम 3 टाइम भी लिख लेते हैं, और सरफेस इंटेग्रल को हम 2 दफा भी लिख सकते हैं। सो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये रिजल्ट की जरूरत है, और ये चीज कि आप किस बेसिकली डायमेंशन से किस डायमेंशन में जा रहे हैं, या अगर आपने एक 3D को 2D से लिंक करना है तो कौन सा थ्योरम आपकी हेल्प करेगा, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यू कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट हम इससे लोअर डायमेंशन में जाएंगे, एंड दैट इज कि 2D से 1D में, तो मिनिमम डायमेंशन। सो 2D से मुराद सरफेस इंटेग्रल है और 1D से मुराद लाइन इंटेग्रल है। तो आपके पास अगर एक वेक्टर है जिसका लाइन इंटेग्रल आप ले रहे हैं, लाइन इंटेग्रल में लाइन एलिमेंट आता है dr, अभी हमने डिस्कस किया, लेट मी शो यू कि ये dr एलिमेंट आएगा। तो दैट कैन बी लिंक्ड विद अ सरफेस इंटेग्रल विच इज ऑफ कोर्स अ 2 डायमेंशन थिंग, जिसके लिए मैंने आपको बताया आप 2 इंटीग्रल यूज कर लें, एक कर लें, एक ही बात है। तो आपको उसी वेक्टर का कर्ल लेना पड़ेगा, और उस कर्ल के साथ आप जारी बार लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डिफाइन करेंगे। तो ये आपका कनेक्शन बनेगा एक 2 डायमेंशनल सरफेस इंटेग्रल विद अ 3 डायमेंशनल, सॉरी, विद अ 1 डायमेंशनल लाइन एलिमेंट। इसमें अगर आप डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में या एरिया एलिमेंट वेक्टर की टर्म में करना चाहें, तो आपको पता है एक वेक्टर किसके किसके इक्वल होता है, अ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दिस इज स्टोक्स थ्योरम कनेक्टिंग 2D विद 1D। सो 3D से 2D में आने का तरीका है डाइवर्जेंस, 2D से 1D में जाने का तरीका है स्टोक्स, और ये उनका कनेक्शन है जो कि यहाँ पे लिखा गया। और अगर आप n को किस तरह डिफाइन करेंगे, अभी हमने देखा कि n इज अ यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू, एंड ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि अगर इसके आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो 1 आता है। तो जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 आए वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। तो ये इसको आप, इसने एक रिजल्ट क्रिएट किया हुआ है, वो आप इसके साथ देख सकते हैं। एंड देन वी हैव प्रॉब्लम्स। तो इसमें प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, तो इसमें से जो जो आसान हो, विच सीम्स टू बी पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, वो आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेंशन कर देता हूँ, वो हम डिस्कस, इसकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व सेपरेट भी लेक्चर वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें इसकी सब की इसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व है।
दैट इज प्रॉब्लम 16। उसमें उसने क्या किया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और उस पे उसने कहा हुआ है कि उस पॉइंट पे कर्ल निकालना है। तो कर्ल आपने डेल क्रॉस ए निकालना है, और जो आंसर आएगा उसमें ये पॉइंट दर्ज कर देना है, तो आपके पास कर्ल निकल आएगा। बाकी मजीद इसकी आप प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन डिस्कस। यू हैव डिवर्जेंस एग्जांपल्स, ग्रेडियंट एग्जांपल्स, एंड सो फार। एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 24, एंड दैट प्रॉब्लम सेज कि अगर आप एक ग्रेडियंट देते हैं एक फंक्शन का जो कि फाई है, और फिर आप उसका कर्ल ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा। इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इट इज बेसिकली लाइक दिस। तो आप इसको प्रूव करके चेक कर सकते हैं, बट इट्स सिंपल आंसर इज जीरो। इसका जो सॉल्व करके आपके पास आंसर निकलेगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको, ग्रेडियंट एक डायरेक्शन बता रहा है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, विच इज नॉट अ रोटेशनल थिंग। वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि आपको बताएगी कि इस जगह पे आपका फ्लक्स का जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की मैंने एग्जांपल दी, तो उसका जब आप कर लेंगे, मतलब आप उसका रोटेशनल इफेक्ट चेक करेंगे, तो उसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, तो लिहाजा वो जीरो होगा। उसको आप, इसने प्रूव किया हुआ है कि ये इसी के इक्वल है। ओके।